नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे 3 मुद्दों पर। पहला कि आप किराए के घर लेने से पहले क्या ध्यान रखें, दूसरा प्रॉपर्टी बेचने से पहले किन बातों का ख्याल रखें, और तीसरा प्रॉपर्टी बेचने से पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं किराएदारों के लिए कुछ खास टिप्स। अपना घर ना होना एक बड़ी समस्या है, लेकिन अक्सर तबादले के चलते या दफ्तर स्कूल के नजदीक घर लेने की वजह से मकान मालिक भी कई बार किराएदार के रोल में आ जाते हैं। अगर आपको भी बार बार घर किराए पर लेना पड़ता है तो हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिनका ध्यान रखने से किराए के घर में भी आप सुकून भरा वक्त गुजार सकते हैं। घर किराए पर लेने से पहले उसे खोजना कड़ी मशक्कत है। इसके लिए आपको कुछ चीजों का सहारा लेना होगा। कैसे करें किराए के घर की खोज? किराए का घर खोजने के लिए आप दोस्तों, सहकर्मियों की मदद लें। इससे आप ब्रोकर को कमीशन देने से बच जाएंगे। इसके साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़ी वेबसाइट्स के जरिए भी सीधे मकान मालिक से संपर्क कर सकते हैं। आखिरी चारा ब्रोकर ही है। इससे आपको ढेरों विकल्प तो मिल जाएंगे, लेकिन कीमत भी अदा करनी होगी। घर किराए पर लेने में सबसे जरूरी चीज होती है लोकेशन। वैसे प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी फैसला करने का अकेला पैमाना लोकेशन ही है। लोकेशन देखकर करें फैसला। अगर किराएदार बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि घर के नजदीक जरूरत की हर चीज मौजूद हो। मार्केट, अस्पताल, बच्चों का स्कूल और मुमकिन हो तो घर के कामकाजी सदस्यों का दफ्तर। लोकेशन के लिए कई बार रकम भी ज्यादा चुकानी पड़ती है, इसलिए घर का बजट न हिल जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। बजट पर रहे नजर। घर किराए पर लेते वक्त देख लें कि किराए में सभी सुविधाएं शामिल हैं। घर में होने वाले बदलाव के नाम पर मकान मालिक उसका किराया ना बढ़ाए। ये छोटी छोटी चीजें आपके किराए का बोझ बन सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखने से आपको एक बेहतरीन घर मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी, लेकिन किराएदार बनने से पहले इसे कानूनी जामा पहनाना ना भूलें। एग्रीमेंट है बेहद जरूरी। घर की डील फाइनल करते वक्त एग्रीमेंट की कॉपी मांगें और उसे किसी कानूनी सलाहकार को जरूर दिखाएं। एग्रीमेंट की शर्तों से संतुष्ट होने के बाद ही उस पर दस्तखत करें। इन सब नियमों का पालन करने से आप एक बेहतरीन डील किराए के घर के लिए हासिल कर सकते हैं। हालांकि घर में शिफ्ट करने से पहले रंग रोगन, मरम्मत जैसी जरूरी चीजों को करने के लिए मकान मालिक से कह सकते हैं। प्रॉपर्टी मंत्रा में बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति स्वरूप सतीजा जी, जो प्रेसिडेंट हैं propertychacha.com के, साथ ही सुनीता शर्मा जी, जो डायरेक्टर हैं सेन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी मंत्रा में दिल्ली आज तक पर। सवाल मेरा सतीजा जी पहला आपसे होगा। अक्सर किराएदार को लगभग 1-2 साल में फिर से नए ऑप्शंस के लिए जाना पड़ता है। सवाल ये कि फ्लैट सर्च करने के लिए एक टेनेंट और जो लैंडलॉर्ड होते हैं, क्या जरूरी प्रोसीजर्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्या विकल्प उनके पास होते हैं और किन किन चीजों को लेकर उनको ध्यान में रखना चाहिए जिससे आने वाले वक्त में दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल बना रहे और कोई परेशानी ना हो। देखिए, इस टाइम लैंडलॉर्ड को भी बहुत ज़्यादा सुचेत होकर रहना पड़ेगा और टेनेंट को भी देखना पड़ेगा कि जिस प्रॉपर्टी में मैं जा रहा हूँ वहाँ 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर मैंने बिताने अपने परिवार के साथ तो मुझे परेशानी ना हो, ताकि बार बार मकान बदलना ना पड़े। हर वक्त मकान बदलना, साल 2 साल के बाद घर को बदलने के लिए जब कोशिश की जाती है तो उस टाइम परेशानियाँ बहुत उठानी पड़ती हैं, लैंडलॉर्ड को भी और टेनेंट को भी। इन दोनों के लिए, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा रिश्ता बनाकर चलना पड़ता है ताकि किराएदार टाइम से किराया दे और लैंडलॉर्ड को टाइम से पहले किराया मिले, ताकि उसको भी कोई परेशानी ना हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई लैंडलॉर्ड बहुत अच्छा टेनेंट चाहता है तो उसकी प्रोफाइल ज़रूर जान ले, ये समझ ले कि वो क्या करता है, उसका बिजनेस है, व्यापार है, या वो खुद नौकरी करता है, क्या उसके पास पेइंग कैपेसिटी है। उस सारी चीज़ों को देखकर एक ऐसा अच्छा प्रोसीजर अपनाना चाहिए कि अगर अच्छा किराएदार चाहिए आपको तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट को भी बतला दीजिए, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी बन जाती है रियल एस्टेट कंसल्टेंट की अच्छा किराएदार देने की। आजकल मैं चेतावनी के रूप में ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस रियल एस्टेट बाज़ार में हूँ और मुझे मालूम हो चुका है काफ़ी लोग इस किस्म के प्रोफेशनल आ चुके हैं कि कुछ किराएदार को मकान नहीं चाहिए होता, लेकिन मकान पे कब्जा हथियाने के लिए किराए पर लेते हैं।
इसलिए चेतावनी के रूप में लैंडलॉर्ड को भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी को किराएदार बिठाते हो तो उसकी पिछली प्रोफाइल जरूर देख लें कि कहीं वो आपके मकान को कब्जे में रखने के लिए तो नहीं ले रहा, 2-4 महीने किराया दे के आपको कहीं बाद में हरास तो नहीं करेगा। इसलिए जिम्मेवारी ज़रूर ले लेनी चाहिए रियल एस्टेट कंसल्टेंट की, और उसके बावजूद आपको खुद वेरीफाई करना चाहिए। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो टेनेंट की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। पुलिस वेरिफिकेशन के अलावा आपके उसके बैंक अकाउंट क्या पेमेंट देता है, वो उसकी क्या प्रोफाइल है, वो देखनी चाहिए। और उसी प्रकार से टेनेंट को भी देखना चाहिए कि लैंडलॉर्ड ओनर है, कहीं ये जो हमें किराए पर दे रहा है कहीं ये खुद टेनेंट तो नहीं है, पुराना टेनेंट हो और अच्छे किराए पर किसी और को देख के बाहर से निकल जाए। बिल्कुल, वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होती है, ये अक्सर दोनों के लिए बहुत जरूरी होती है। सुनीता जी, मेरा सवाल ये है कि अगर लैंडलॉर्ड के लिहाज से बात की जाए, टेनेंट के लिहाज से बात की जाए, किन किन विकल्पों पर, ऑप्शंस पर ध्यान देना चाहिए जिससे दोनों के लिए काम बन जाए और कोई भी मतभेद ना आए? लैंडलॉर्ड और टेनेंट के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी को अगर आपने अगर कोई लेने वाला है, अगर जैसे कोई टेनेंट है तो वो वेबसाइट के थ्रू भी जा सकता है, नियर डियर जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे पता कर सकता है कि कौन सी लोकेशन अच्छी है, क्या है, और न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट दे के भी कर सकता है। और अगर कोई विकल्प नहीं है उसके बाद वो रियल एस्टेट एजेंट के पास जाके उनसे कंसर्न करके रियल एस्टेट फीस देके और अच्छी प्रॉपर्टीज बाय या रेंट कर सकता है। और यही सेम चीज उसके लिए सेलर के लिए भी है या रेंट करने ऑनर के लिए भी है, लैंडलॉर्ड के लिए भी है कि वो भी अगर रियल एस्टेट पूरी जांच पड़ताल करे, किराएदार अगर दे रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान देना कि जो वेबसाइट्स होती हैं, न्यूज़पेपर हैं और नियर एंड डियर, जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि प्रॉपर्टी आपके लिए आगे चल के कोई नुकसान नहीं होगा, बार बार आपको घर बदलना नहीं पड़ेगा, तब तक किसी भी तरह से सौदा करना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी बेचने से पहले क्या सावधानी बरतनी जरूरी है। अक्सर परिवार बढ़ने या तबादला होने या किसी और वजह से लोग छोटे और पुराने हो चुके घर को बेचने का फैसला करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर बेचने से पहले कुछ बेहद सरल बातों का ध्यान रखने भर से घर आसानी से बिक जाएगा और अच्छा दाम भी आपको मिल सकता है। आसानी से मिल जाए चाबी। अगर घर खाली पड़ा है तो उसकी चाबी सही जगह पर रखी होनी चाहिए। चाबी का ना तो घर खरीदने वालों को इंतजार करना पड़े और ना ही ताला देखकर किसी को लौटना पड़े। खरीदार के सामने आपका व्यवहार एकदम सामान्य होना चाहिए। उत्सुकता ना दिखाएं। खरीदार के सामने ये जाहिर ना करें कि आपको घर बेचने की बहुत जल्दी है। घर के अंदर आने के बाद खरीदार को घर पसंद आए, इसका ख्याल रखें। रोशनी का हो भरपूर इंतजाम। घर के सभी कमरों में प्राकृतिक रोशनी आने के लिए रोशनदान खिड़की खोलकर रखें। घर की सभी लाइट्स भी ऑन रखें जिससे घर में एक अच्छी सी फीलिंग आए। घर के अंदर आने वालों को घर के अंदर से भी अच्छी खुशबू आनी चाहिए। स्प्रे का करें छिड़काव। घर में आए खरीदार को घर के हर कोने से एक खुशबू महसूस होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को स्प्रे से एलर्जी भी होती है तो इसका इस्तेमाल कम मात्रा में करें। पालतू जानवरों को देखकर भी खरीदारों का मन बदल जाता है। पालतू जानवर रखें दूर। पालतू जानवर अक्सर अनजान लोगों को देखकर उन्हें परेशान करने लगते हैं, इसका ध्यान रखें। घर की खूबसूरती का आईना अक्सर किचन होता है। रसोई घर साफ रखें। बिखरी हुई रसोई खरीदार के ऊपर नकारात्मक असर डाल सकती है। उसे करीने से सजाकर रखें, सिंक में किसी तरह की बदबू न आए। खरीदार को घर साफ सुथरा दिखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। घर दिखे साफ सुथरा। घर की रोजाना साफ सफाई करें और बिस्तरों पर नई चादरें बिछाएं। डस्टिंग ढंग से करें जिससे खरीदार उसमें अपने घर की कल्पना करे। इन सब बातों के बाद खरीदार को आपका घर मन भा सकता है। लेकिन सबसे आखिरी और सबसे जरूरी काम है कागजी कार्रवाई। कागजी काम, स्टैम्प ड्यूटी की जानकारी, रजिस्ट्री की तारीख, पेमेंट की मियाद जैसी बातें कागजों पर उतार लें। ब्रोकर का कमीशन और बकाया बिल के भुगतान पर भी स्थिति साफ कर लें। ये तो तय है कि अगर घर बेचने में इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाए तो न केवल आपको एक अच्छी डील मिल सकती है
बल्कि आप आसानी से घर बेच भी सकते हैं। सत्या जी, हमने ये रिपोर्ट देखी, प्रॉपर्टी सेल बाय करने की जब आती है तो जो प्रॉपर्टी सेलर है उसको जब वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो बायर्स से क्या क्या जानकारियां उसको लेनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, और जब बायर्स की बात आती है तो क्या क्या चीजें उन्हें दिमाग में रखनी चाहिए अगर वो कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं तो? देखिए, प्रॉपर्टी सेल करने वाला किसी कारणवश प्रॉपर्टी को बेचता है, या तो वो मुनाफा कमाने के लिए बेचता है या उसका ये प्रोफेशन है, ट्रेडिंग करता है, वो प्रॉपर्टी खरीदता है और बेचता है। जब भी वो प्रॉपर्टी बेचता है, जिस तरीके से उस बायर ने, उस सेलर ने प्रॉपर्टी खरीदी थी और सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल में लिए थे, उसी प्रकार से उस फाइल को तैयार रखना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए। जब उसने प्रॉपर्टी खरीदी और मुनाफा कमा के अगर वो बेच रहा है तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है उसको सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिखाए। अपने घर को दिखाने के लिए हर वक्त चाबी तैयार रखनी चाहिए। अच्छे बायर की तलाश में जो अच्छी प्राइस मिल रही हो, सेलर को सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर उसके लीगल टाइटल्स ठीक हैं सभी प्रकार के और कोई भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट नहीं है, तो बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ प्रॉपर्टी बायर को अगर वो सारी चीज़ें बतलाते हैं और प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी बढ़िया बढ़िया बातें हैं बतलाने के लिए कि इसमें रोशनी रहती है, धूप आती है, ईस्ट फेसिंग है, हर चीज़ को बतलाते हुए बायर के साथ शेयर करनी चाहिए। बायर और सेलर का रिश्ता भी एक ऐसा रिश्ता है, ये नहीं कि आप पैसे लेके चले जाएंगे। उसके लिए मैं ये सावधानी के रूप में बायर को भी ये कहना चाहूँगा कि वो भी ये देख लें कि क्या वहाँ पर कोई पानी की दिक्कत तो नहीं है। जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी लोकेशन कैसी है, क्या आपके बच्चों को वो सूट करती है, क्या आपकी फैमिली को वो लोकेशन सूट करती है, कौन से फ्लोर पे हैं, किस एज के फैमिली मेंबर्स हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक होमवर्क करना पड़ता है बायर को भी और सेलर को भी। सेलर को तो ये देखना पड़ता है मुझे बेस्ट प्राइस टाइम के अंदर कैसे मिलेगी, और बायर को ये देखना पड़ता है कि लीगलिटीज़ के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसमें मैं फंस जाऊं और बाद में परेशानी हो, कोई भी डिस्प्यूट इन फ्यूचर खड़ा ना हो। कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर कमी है या खूबी है वो दोनों को अच्छी तरह से शेयर करनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदते वक्त या बेचते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक SMS भेजें 52424 पर और उसमें लिखें कैपिटल के अंदर PROPERTY प्रॉपर्टी लिखकर 52424 पे SMS भेज दें। अपने आप आपको propertychacha.com की टीम संपर्क करेगी। बिल्कुल, तो प्राइमरी नीड, सेकेंडरी नीड को ध्यान में रखते हुए फिर जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी ध्यान रखते हुए प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए और सेलर को भी ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सुनीता जी, मेरा सवाल आपसे होगा, प्रॉपर्टी ओनर की जब बात आती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी हो, अगर जो सेलर है वो सेल करना चाहता है तो ऐसे में कौन कौन से साधन है उसे जो अपनाने चाहिए? सबसे पहले फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर्टी के फीचर्स बताने चाहिए कि कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन में है, और दूसरी बात उसको असेसमेंट पहले से ही करा लेनी चाहिए कि कितने की प्रॉपर्टी मेरी जा सकती है, जिससे कि उनको जो बेचने वाले जो बायर हैं उनको बहुत आसानी से मिले। बायर के बाद उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार रखने चाहिए, जिससे कि जो भी खरीदने आता है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे देखे, चेक करे और उसको अच्छी तरह ध्यान से करके फिर प्रॉपर्टी को खरीदे। तो सेलर का यही एक वो है कि सेलर को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी को साफ रखे, जिससे कि अट्रैक्टिव हो, और सेलर को सेलर को अटेंटिव रहना बहुत जरूरी होता है। अगर बात करें तो, और बायर के लिए बहुत जरूरी है कि आप दिमाग में रखें कि आपको किस तरह से चीजें, क्या जरूरतें हैं आपकी, उन जरूरतों के लिहाज से कितना सूट करता है आपको प्लेस। और सेलर के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हमेशा ध्यान रखें कि जिस बायर को आप रेंट पर दे रहे हैं या फिर जिसको अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसके से जुड़ी कोई खामियां तो नहीं, लीगली एस्पेक्ट पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि घर खरीदने से पहले किन बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। कई बार प्रॉपर्टी खरीदने का जुनून लोगों पर कुछ इस तरह चढ़ जाता है कि बस उनका मिशन मकान मालिक बनना ही होता है। वो ये नहीं सोचते कि जिंदगी को आसान बनाने के लिए घर खरीदने का फैसला कब करना चाहिए, कैसा घर खरीदना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि घर खरीदने से पहले क्या होमवर्क आपको करना चाहिए। घर खरीदने में सबसे पहला रोल आपके बजट का आता है। तो जाहिर है घर खरीदने का कदम बढ़ाने से पहले अपनी जेब को टटोल लें, अपनी जिम्मेदारियों और देनदारियों पर नजर रखें। लेकिन इसके बाद जरूरत होती है अपने पसंद किए इलाके की कीमतों को समझने की।
लोकेशन और प्रॉपर्टी के दाम। सबसे पहले एक बेहतरीन लोकेशन का चुनाव करें। उस लोकेशन के पास मौजूदा और भविष्य में आने वाली सुविधाओं की जानकारी हासिल करें। अक्सर एक ही लोकेशन पर ग्रुप हाउसिंग और बिल्डर्स फ्लैट की कीमतें अलग अलग होती हैं। प्रोजेक्ट्स में भी सुविधाओं के आधार पर कीमतें अलग अलग होती हैं। एक ही प्रोजेक्ट में फ्लैट्स की कीमतें अलग होती हैं। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही तय करें कि आप कितनी कीमत अपने आशियाने के लिए चुकाने वाले हैं। फ्लैट शॉर्टलिस्ट करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के नजदीक मौजूद सुविधाओं और प्रोजेक्ट में मिलने वाली सुविधाओं और खर्चों को परख लें। सुविधाओं की तुलना करें। डाउन पेमेंट और दूसरे पेमेंट्स प्लान को समझना जरूरी है। कार पार्किंग, क्लब चार्ज, स्टैंप ड्यूटी के नाम पर कितना पैसा अलग से चुकाना होगा ये मालूम कर लें। घर बुक कराते वक्त पेमेंट शेड्यूल की जानकारी हासिल करके खर्चों को बढ़ने से रोकें। घर खरीदने के लिए करीब करीब सभी लोग होम लोन लेते हैं। होम लोन मिले सस्ता। होम लोन की ब्याज दरें, प्रोसेसिंग फीस और एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज सब बैंकों के अलग अलग हो सकते हैं, लिहाजा इसकी पड़ताल करके ही लोन लें। वैसे अगर बैंक से लोन मिल जाता है तो प्रोजेक्ट के दस्तावेजों पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद सभी कागजात तसल्ली बख्श होकर जांच लें। प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच। बिल्डर से जमीन की रजिस्ट्री, निर्माण की मंजूरी के कागजात मांगें। बिल्डर बायर एग्रीमेंट की शर्तों को ध्यान से पढ़ें। ये सब बहुत साधारण बातें हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और उसमें किसी तरह का धोखा ना खाने के लिए इनका पालन करना बेहद जरूरी है। तो मुनाफे का कारोबार है जो रिपोर्ट बताती है सत्या जी। प्रॉपर्टी बायर्स और इन्वेस्टर्स हर कोई ये जानता है कि अगर आप इस सेक्टर में आ रहे हैं तो आपके लिए मुनाफे के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, बहुत सारा स्कोप है। लेकिन आपके हिसाब से क्या टिप्स होगी बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी? और इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सही होता है या फिर बिल्डअप जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें? देखिए, खरीदार भी बहुत आज समझदार हो चुका है। उसे को पता है इस टाइम सबसे ज्यादा अच्छी सुंदर इंडस्ट्री जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जिसमें मुनाफा कमाया जा सकता है कम मेहनत में, सिर्फ पूंजी लगाकर। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पूंजी लगाकर मुनाफा कमाया जा सकता है और आपके पड़ोसी ने या आपके किसी दोस्त ने कमा लिया तो आप अंधविश्वास के साथ चले जाएं तो आप जरूर फंस जाएंगे। बहुत सतर्कता की जरूरत है प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने में कोई हेजिटेशन ना रखें। आप किसी काउंसिल को लें। अगर आप प्रॉपर्टी 30 लाख की, 40 लाख की, 50 लाख की खरीद रहे हैं तो उसके लिए 10,000 या 20,000 या 25,000 रुपया एडवोकेट को देकर अगर वेरीफाई करवा लेंगे तो आपकी नींद बनी रहेगी। प्रॉपर्टी का पोजीशन अगर आपको मिल रहा है तो तुरंत लेना चाहिए। मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए कि पेमेंट बाय चेक हो और डॉक्यूमेंटेशन के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स जो वो दिखाते हैं बेचने वाले, उनको वेरीफाई रजिस्ट्रार ऑफिस में भी करवा लेना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप अपने बजट से बाहर ना जाएं। अगर आपके पास 50 लाख का बजट है तो 35 लाख 40 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करें, ना कि 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये सोचकर खरीद लें कि मैं बैंक से लोन ले लूँगा और बाद में अगर बैंक में लोन ना मिला तो जो आपने अर्नेस्ट मनी दी होगी वो फॉरफिट हो सकती है। जो भी एग्रीमेंट लिखा जाता है उसको अच्छी तरह से पढ़कर पूरी सावधानी के साथ एग्रीमेंट पे साइन करने चाहिए। उससे पहले होमवर्क जरूरी है, मैं बार बार कहता रहा हूं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हो क्या उसमें आपकी सोची हुई सभी बातें पूरी हो रही हैं? क्या आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए वो रूम्स के साइज़ ठीक हैं, बाथरूम के साइज़ ठीक हैं, किचन ठीक है? हर चीज़ को देखने के बाद प्रॉपर्टी बाई करने के लिए अगर आप प्लानिंग बना लेते हैं तो उसमें किसी की हेल्प लेके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ताकि आपको नुकसान का मौका ही ना मिले, आपका नुकसान ही ना हो। चिंता जी, जब प्रॉपर्टी की बात आती है, मंदी का दौर चल रहा है, हर कोई उससे वाकिफ है, इनकार नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी बिल्डर्स अश्योर्ड रिटर्न की बात करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल हो। ऐसे में क्या इस तरह की बातों पर यकीन करना चाहिए और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो किस तरह की चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? जी हाँ, जिस मंदी के इसमें तो बहुत मतलब करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंश्योर रिटर्न में। बस ये देख लेना चाहिए कि बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कैसी है और कौन सा बिल्डर है, और उसमें क्या बोलते हैं लोकेशन, कौन सी लोकेशन है, जिस लोकेशन में वो कर रहे हैं अपना पैसा डाल रहे हैं वो लोकेशन कैसी है, बाद में रेंट कैसा है, उसका रेंट कैसा आएगा और वो आपको कितना प्रॉफिट देगा,
वो सारा उसमें देख लेना चाहिए कि आपको कैसे उसे करना चाहिए। बिल्कुल, अगर एश्योर्ड रिटर्न की बात आती तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो क्या आपको एश्योर्ड रिटर्न कर भी पाएगा या नहीं, लोकेशन, तमाम चीजों की बात जो सही मायने में ये भी देख लेना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है सिर्फ एश्योर्ड रिटर्न की लालच में ना खरीदी जाए, वो प्रॉपर्टी की वर्थ है या नहीं है, आने वाले समय में उसकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, इन बातों का भी सावधानी से ध्यान रखना। बिल्कुल, तो इन तमाम सावधानियों को आपको जहन में रखना होगा अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। तो आप दोनों खास मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई प्रॉपर्टी है, उससे जुड़े कोई सवाल सुझाव हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से आपको हमें अपने जो शिकायतें हैं, जो जवाब हैं वो भेजने हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बता दें कि अगर आपके कोई सवाल सुझाव हैं तो 9871372372 पर फोन कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं askme@propertychacha.com पर।